तो केमिस्ट्री में पॉलिटेक्निक आज मेरा 5th क्लास है, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ठीक है। तो परमाणु, तो परमाणु में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम सीखे थे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या बोले थे कि जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा या जितना इलेक्ट्रॉन होगा अगर उदासीन है तो उसी को क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। लेकिन एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है कि जितना परमाणु होगा उतना, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। वो था एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या बोलता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इन सभी के सम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। और इसी को हम बोलते हैं क्या? मास नंबर। क्लियर है ना? मास नंबर कि नाभिक के अंदर में जितना प्रोटॉन की संख्या होगी और जितना न्यूट्रॉन की संख्या होगी उसको एक साथ एक नाम दिया गया, न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन की संख्या को ही क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलेंगे। इतना तो इंग्लिश चलेगा ना। ये सब तो क्या है, अब सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाता है, उसमें थोड़ी ना हिंदी कोई करता है। पहले ही सेटिंग आता है क्या में मोबाइल चलाना चाहते हैं, हिंदी में कि इंग्लिश में? सब इंग्लिश मारेगा। सब इंग्लिश से ना मारता है, हिंदी कोई मारता है कि हिंदी में मोबाइल चलाना चाहते हैं? नहीं, सब इंग्लिश में। हल्का फुल्का चलेगा, इतना चलना भी चाहिए। क्या? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल प्रोटॉन की संख्या, टोटल न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या बोल देंगे। आए? हम अगर एक क्वेश्चन आ गया कि एक्स एटम है, एक्स कोई एटम है, समझ रहे हो ना, एक्स वाई जेड कुछ भी, एक्स एटम है जिसमें प्रोटॉन की संख्या है 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी है 6। तो बताएं मास नंबर कितना होगा? मास नंबर कितना होगा? तो मास नंबर कितना हो जाएगा जी? 6 + 6 12 हो जाएगा। एकदम इजी। एटॉमिक नंबर में केवल प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही ना। और मास नंबर में, मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसी को एक साथ में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। बस कहानी समाप्त। ये एक बॉक्स के अंदर जो भी आ गया बस यही है, ठीक है। क्लियर है ना बात? एक टर्म आता है पता है क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब कि एटम का मास, परमाणु द्रव्यमान, वो आसान है। एक टॉपिक है क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। नाम से क्या लग रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा होगा? यही ना पूछ रहा होगा। अगर हम तुमसे एक एग्जाम्पल बोलते हैं कि देखो भाई मेरे पास ना एक प्लास्टिक का थैला है, ठीक है, प्लास्टिक का थैला है, इसमें कुछ बॉल बॉल है, खेलने वाला जो बॉल नहीं होता है, बॉल है। तो मान लेते हैं कि कुछ रेड बॉल है, ये रेड बॉल है, ये रेड बॉल है, ये रेड बॉल है। और कुछ मान लो कि ब्लैक बॉल है, ये ब्लैक है या ये ब्लैक है, ठीक है। मतलब कि तीन, टोटल बॉल कितना है? 1 2 3 4 5 6, उसमें 4 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, ये तुमको पता है। अगर हम तुमको बोले कि हर रेड बॉल, ईच रेड बॉल 100 ग्राम का है और हर एक ब्लैक बॉल 50 ग्राम का है, हर एक ब्लैक बॉल, हर एक लाल जो बॉल बॉल है खेलने वाला, जो टेनिस बॉल नहीं था बिक्की, जो क्रिकेट खेलते हैं,
100 ग्राम का है, और ब्लैक बॉल जो है वो है 50 ग्राम का है। तो हम बोलेंगे कि इस प्लास्टिक का भार कितना होगा, तो क्या नहीं बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? हाँ, जितने रेड बॉल हैं वो लिखेंगे, और एक रेड बॉल का द्रव्यमान लिखेंगे, वही ना करेंगे। फिर जितना ब्लैक बॉल है वो लिखेंगे, फिर एक ब्लैक बॉल का द्रव्यमान लिखेंगे। यही सिंपल फंडा करेंगे। सेम कहानी इसमें करेंगे, सेम कहानी इसमें करेंगे। देख लो कैसे, तुम लोग खुद निकाल लोगे। देखो, हम एटॉमिक मास मतलब कि एटम का द्रव्यमान, एटम का द्रव्यमान यही होगा। अब भाई जैसे तुमको प्लास्टिक का द्रव्यमान निकालना था, तो तुमने पता किया ना कि प्लास्टिक में क्या है, तो बताया गया कि प्लास्टिक में बॉल है। कैसा कैसा बॉल है? बोला कि दो तरह का बॉल है, रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है। रेड बॉल का 100 ग्राम मास है, ब्लू बॉल का या ब्लैक बॉल का 50 ग्राम मास है। तो निकाल लिए। अब उसी तरह एटम में बोलेंगे कि एटम में क्या क्या है जी। एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। बढ़िया बात है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। हर एक इलेक्ट्रॉन का मास लगभग लगभग 0, मास लगभग लगभग 0 ना है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग 1 AMU, 1 AMU, 1 AMU। और ये किसके मास के बराबर होता है? हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है ना। इतना चीज पता चल, जैसे तुमको रेड बॉल पता चल गया, पता चल गया। अब मान लो कि किसी भी एटम का हमको मास निकालना होगा, किसी भी एटम का मास निकालना होगा। टोटल मास ऑफ एटम, मतलब कि किसी भी परमाणु का अगर हमें द्रव्यमान निकालना होगा, तो हम ये पता करेंगे ना कि कुल इलेक्ट्रॉन कितना है भाई उसमें। तो कुल इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का भार करना पड़ेगा ना, इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का भार। फिर बोलेंगे टोटल प्रोटॉन कितना है, क्योंकि प्रोटॉन भी होता है ना। लिखेंगे क्या? कुल प्रोटॉन इंटू 1 प्रोटॉन का भार, 1 प्रोटॉन का लिखेंगे ना, समझ में आ रहा है ना। फिर प्लस क्या लिखेंगे? कुल न्यूट्रॉन इंटू 1 न्यूट्रॉन का भार, 1 न्यूट्रॉन का भार, 1 न्यूट्रॉन का भार। इन जनरल तो यही काम ना करेंगे। अब तुम बताओ, कुल इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, मल्टीप्लाई तो 0 से ना करेंगे जी। हाँ, तो कहानी इसका खत्म, कहानी खत्म ना। बोले इलेक्ट्रॉन का मास 0 के बराबर मान लेते, तो इसका कहानी तो खत्म। ये तो हो गया 0, प्लस कुल प्रोटॉन इंटू 1 प्रोटॉन का भार, एक प्रोटॉन का भार 1 इंटू कुल प्रोटॉन, यानी जितनी प्रोटॉन की संख्या रहेगी वही ना हो जाएगी। किसी भी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? सेम ही नंबर ना रह जाएगा। यानी जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा वही होगा, प्लस कुल न्यूट्रॉन इंटू एक न्यूट्रॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार भी 1। तो जितना कुछ में भी 1 से गुना करेंगे क्या होगा? सेम ही चीज रहेगा, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। टोटल मास ऑफ एटम, टोटल मास, मतलब कि ये आ गया कि टोटल मास एटम का क्या है? टोटल प्रोटॉन की संख्या प्लस टोटल न्यूट्रॉन की संख्या। और मास नंबर भी क्या बताता है? टोटल प्रोटॉन की संख्या और टोटल न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि मास नंबर या एटॉमिक मास दोनों क्या है? आपस में बराबर ही है। बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली 0 तो नहीं ना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है ना, लेकिन लगभग में तो बराबर ना रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कोई भी ऐसा चीज है कि जिसका द्रव्यमान 0 है, वो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बहुत कम होगा। क्लियर है ना बात?
तो एक बात देखो, तो यहां से देखो एटॉमिक, ये जो मास नंबर जो था ना, द्रव्यमान संख्या, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, अरे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो यहां से तुमको क्या पता चल गया कि द्रव्यमान संख्या बोलिए चाहे परमाणु द्रव्यमान बोलिए, बात है बराबर है। समझ में आ गया बात। अब किसी भी एटम को इस तरह से डिनोट करेंगे, मान लेते हैं कि कोई एटम एक्स है, कोई एटम एक्स है, ठीक है, तो नीचे में लिखेंगे क्या, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से, बताया था ना, कैपिटल जेड से, और लिखेंगे नीचे में, यहां पे लिखेंगे जेड, ठीक है। और फिर अब क्या बचा, या तो एटॉमिक मास या तो मास नंबर, दोनों सेम ही है ना, इसको रखेंगे ऊपर में लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए। समझ में आ गया बात। एक्स क्या है, कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, ठीक है ना। जेड क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, इसी को हम क्या बोल देंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, बराबर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटम उदासीन है, अगर एटम उदासीन मतलब कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना, वो भी समझेंगे, उसको आयन बोलते हैं। जब कभी भी एटम के ऊपर चार्ज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ए क्या है जी, एटॉमिक मास ही बोल देते हैं इसको, एटॉमिक मास। तो मास नंबर और एटॉमिक मास में कंफ्यूजन नहीं ना है, दोनों सेम ही चीज है, अभी समझ में आया ना, दोनों सेम ही चीज है। इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है ना, एटम का द्रव्यमान। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो यही है सारांश। मेरे को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वहां जो पढ़ा है ना, यही को पता करना चाहिए। जब एग्जाम देने जाओगे तो बस ये चीज देखना, अब वो चीज थोड़े देखेगा कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। अब तो ध्यान में आ गया ना, ये है सारांश पूरा का, इससे आएगा क्वेश्चन। तो पहले क्या करना है, कुछ लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, बोल देगा कोई एक्स एटम है, कोई एक्स एटम है, ठीक है ना, जिसकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या नहीं, जिसकी प्रोटॉन की संख्या 13 है, और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या 27 है, तो बताएं, तो बताइए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई एक्स एटम है,
कोई एक्स एटम होगा, एटम को क्या से ऐसे कोई एक्स एटम होगा जिसकी प्रोटॉन की संख्या 13 है। क्वेश्चन आया था प्रोटॉन की संख्या मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं ना। तो ये मतलब कि एटॉमिक नंबर दे दिया ना जी, यानी कि हमको क्या दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना दे दिया, 13 बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। अगला देखो, और द्रव्यमान संख्या 27 है। तो द्रव्यमान संख्या क्या से डिनोट करते हैं, ए से ना। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही ना होता है। तो द्रव्यमान संख्या कितना दे दिया, 27। तुमसे क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन, ये ना पूछ रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या पता है ना, कितना है, 13। तो 13 प्लस एन, तो 27 माइनस 13 बराबर एन ना। 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1 बराबर एन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। कुछ है करना, नहीं ना, बस यही दोनों में रिलेशन रहेगा, कुछ नहीं करना है, एकदम रहेगा, एक्स रहेगा, जेड रहेगा, ए रहेगा, ठीक है ना। ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बस। या तो ये 3 चीज है, कोई 2 चीज देगा, एक चीज पूछ लेगा, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। सिंपल ऐसे दे दिया, कोई एलिमेंट है वाई, ठीक है ना, 11 23 ऐसे लिख दिया केवल 11 23, ठीक है। बोलेगा फाइन फाइन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस पी, कुछ नहीं करना है, ऊपर में से नीचे वाले को घटा देना है, ऊपर में से नीचे वाले को घटा देना है, वही ना होगा ए माइनस पी, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 23 माइनस 11 कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12। बाकी फिर पूरा ये चैप्टर फिनिश होगा तो और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 35-40 क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो इसको लिख लो, ये है ना, ऐसी क्वेश्चन लिख लो। चलो अब बात करते हैं, हमें ये पता है कि एटम में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है ये तो पता चल गया कि नाभिक में रहता है। कहाँ पे रहता है, नाभिक में। अब है कि इलेक्ट्रॉन का क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, कहाँ पे रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन का क्या पोजीशन है, कहाँ पे रहता है। तो नाभिक के चारों ओर क्या रहता है, अपने एक निश्चित पथ पे क्या करता है, घूमते रहता है, अपने कक्ष पे घूमते रहता है। इतना चलो बढ़िया बात है, मतलब कि ये हो गया नाभिक, और मान लो कि ये है पथ। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। कैसे, मान लो कि बीच में क्या है, सन है और हमारा पृथ्वी है, चक्कर लगा रहा है ना, उस तरह से क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ, ठीक है।
हो गया ना। अब यहां से एक साइंटिस्ट आया, बोर्ड बॉडी, बोर्ड बॉडी, बोर्ड बॉडी, एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया, एक फॉर्मूला दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट बराबर 2n²। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक नया वर्ड आ गया, क्या? ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कि ये जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं सेल, या इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पथ तो हो गया रास्ता, पथ हो गया रास्ता, इसी को बोलते हैं कक्षा। या तो ऑर्बिट बोलेंगे, या तो सेल बोलेंगे, या तो कक्षा बोलेंगे। ठीक है ना? डाउन समझ लेना। अभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? नाभि के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है। बोर्ड बॉडी ने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या का फॉर्मूला दे दिया 2n²। 2n, अब ये n क्या है? n है कक्षा की संख्या। अब कक्षा की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। मान लो कि कक्षा n बराबर, n क्या है? कक्षा की संख्या। n क्या है? कक्षा की संख्या। मान लो कि n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, यानी कि कक्षा की संख्या क्या है? 1 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी जी? 2 × 1 के स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 हो गया। मान लो कि n बराबर 2 है, यानी कि हम दूसरी कक्षा के बारे में बात करते हैं, दूसरी कक्षा के बारे में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 2 × 2 के स्क्वायर, क्या हो गया? 8। अगर n बराबर 3 है, तो हम तीसरी कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 × 3 का स्क्वायर। अगर n बराबर 4 है, तो हम चौथी कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, 2 × 4 का स्क्वायर, 32। और इसी में अब नाम दे दिया गया, पहली कक्षा को नाम दे दिया गया क्या? के सेल। क्या नाम दिया गया? के सेल। इसको बोला गया एल सेल, इसको बोला गया एम, इसको बोला गया एन। इसी तरह जितना अंदर तक जाना है चल जाओ, के एल एम एन ओ पी क्यू आर। पूछेगा क्वेश्चन यही एन सेल तक। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो कि एन सेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है। तो कैसे ये सोचेंगे? अच्छा, 2n² तो फॉर्मूला होता है के एल एम एन, यानी चौथा, तो 2 × 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बोलेगा एल सेल में, ये नहीं याद करना है, याद क्या करना है? ये वाला याद करना है, ये नहीं कि याद करने के लिए बैठ गया के में 2, एल में 8, तो बुड़बक ना है। फिर बोलेगा एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ऐसे सोचेंगे के एल एम यानी 3, 2n², 9 × 2 18। ठीक है ना? तो देखो ये हो गया के एल एम एन हो गया ना। चलो ठीक है। अब इसी में, अब देखो इसका मतलब समझ जाओ थोड़ा सा। अब देखो ई हो गया क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास होता है कोई चार्ज नहीं, तो टोटल नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब मान लो कि पहला सेल है, क्या है? पहला सेल है, तो इसको क्या बोलेंगे? के सेल, या बोलेंगे n बराबर 1। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की को रहेगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा जी? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हो? के से शुरू होगा, के एल एम एन, तो पहला है तो के होगा। ई कॉमा है, ये ऐसे कॉमा है। ठीक है? ये n बराबर 1 ही, n ही लिखा हुआ है। n बराबर 1, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? अगर सेकेंड सेल के बारे में बात करते हैं,
तो n बराबर क्या हो जाएगा 2, तो इसको क्या बोलेंगे l। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 क्या है मैक्सिमम है, रहने के लिए तो 5 और रह सकता है, 8 से ज्यादा नहीं रहेगा, 8 से ज्यादा नहीं रहेगा, कम रह सकता है, कम 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। दूसरा में तीसरी के बारे में बात क्या नहीं, मैक्सिमम बोल रहे हैं ना कि मैक्सिमम रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम रह सकता है। मैक्सिमम वर्ड पे जोड़ डालो, मैक्सिमम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, 2n² जो फॉर्मूला है वो मैक्सिमम के लिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा सेल के अगर बारे में बात करते हैं तो क्या लिखेंगे n बराबर 3 लिखेंगे ना, तो KLM होगा ना। अगर फोर्थ सेल की बारे में बात करते हैं तो n बराबर क्या 4 ना, KLMN। और इसी तरह KLMNOP, लेकिन क्वेश्चन आता है n सेल तक। समझ में आ गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बात को, क्लियर है ना। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। एक बात और समझो, एक वर्ड आता है सबसेल, सबसेल, उपकक्षा। ये उसी तरह से है कि मान लो कि तुमसे कोई पूछेगा कि कहाँ रहता है जी, तो बोलेगा घर में। अरे तो घर में कहाँ रहता है, घर में फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, सेकंड फ्लोर पर रहता है, कुछ बताएगा। तो बोलेगा कि हाँ फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, बोलता है ना। फिर होता है कि अरे फर्स्ट फ्लोर पे कुछ रूम नंबर भी तो होता है, रूम नंबर होता है ना कि हाँ इतना 5वां रूम नंबर, 6ठा रूम नंबर, 7वां रूम नंबर पूछता है ना, तब ना जाके उसके रूम में जाते हो, तब ना। तो देखो और उसी में सबसेल आ गया, यानी कि सेल के अंदर अब है सबसेल। जैसे घर है तो घर के अंदर में तुम्हारा क्या ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ही ना रहेगा, तो सेल के अंदर में क्या है सबसेल है। अब हो गया कि सेल हो गया, तो सबसेल होता है कौन कौन होता है S P D F, 4 सबसेल होता है S P D F। तो जैसे देखो K सेल है ना, पहले एक बात समझ लो, S में टोटल होता है 2 इलेक्ट्रॉन, S में टोटल होगा 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि SPDF क्या है कमरा है, क्या है रूम का कमरा है, रूम का क्या है कमरा है, ठीक है। तो में S में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, माने कि S में रहेगा दो लोग रहेगा। P में टोटल रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, और D में टोटल रहता है 10 इलेक्ट्रॉन, और F में टोटल रहता है 14 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों होता है देखो, एक नया टर्म सीख लो ऑर्बिटल, और बाइटल, इसको बोलते हैं कक्षक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कक्षक। उसका इस तरह से हम डिनोट करते हैं एक स्क्वायर की तरह से, इस तरह से एक स्क्वायर के। और एक ऑर्बिटल में होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, बस इतना समझो। अब एक बात बताओ, S में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा, तभी ना। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, और S में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास एक ऑर्बिटल होगा, के कक्षक होगा, एक होगा। P में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो के ऑर्बिटल होगा 3 गो होगा। और D में के है 10 इलेक्ट्रॉन, तो के ऑर्बिटल होगा 5 गो। F में के है 14 इलेक्ट्रॉन, तो के ऑर्बिटल होगा 7 गो। समझ में आ गया। अब समझो देखो, सेल के अंदर क्या है सबसेल है, सेल के अंदर क्या है सबसेल है। ये तुम्हारा के सेल है ना, इसमें मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि इसके पास केवल S सबसेल होगा, केवल S सबसेल होगा। समझ में आ गया ना। ये देखो ये सेकंड सेल है ना, n बराबर 2 L है ना, इसके पास टोटल के इलेक्ट्रॉन है 8 को है ना, यानी कि 2 और प्लस 6 8 ना, यानी इसके पास S भी होगा और P भी होगा। अलग कलर से कर दें, ठीक है ना, S भी होगा और P भी होगा।
यानी क्वेश्चन आएगा कि के सेल में, के कक्षा में कौन सी उप कक्षा रहती है? एस रहती है। ठीक है ना, समझो बात को। के एल एम है ना, एम में कितना 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 6 2 8 और 10 18, 18 ना। यानी कि एम में क्या क्या होगा? एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा। एस पी डी तीनों होगा। समझ गया? इसमें देखो 10 10 और 6 क्या 16 और 2 18, 18 14 32, 32 ना। इसका मतलब कि एफ में क्या होगा, ये एन में क्या होगा? एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा। बस यही है, इससे आगे नहीं पढ़ना है तो इससे भी आगे, ये तो शुरुआत है। लेकिन हम लोग को पॉलिटेक्निक में इतना ही। समझो बात को? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो सेल, बोरी ने क्या दिया फॉर्मूला? 2n²। तो बोला कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n²। n यहाँ पे क्या है? सेल की संख्या है, कक्षा की संख्या है। n बराबर 1 तो 2 × 1 का स्क्वायर 2, n बराबर 2 तो 2 × 2 का स्क्वायर 8, n बराबर 3 तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 18, n बराबर 4 तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 32। ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले कि सेल के अंदर आता है जी सबसेल। सबसेल, सबसेल होता है 4 तरह के, एस पी डी एफ। कितने? 4 तरह का है ना, 4 टाइप का है, 4 टाइप। इसको हटाओ, 4 टाइप का क्या है? सबसेल है। एस पी डी एफ। एस में बोले कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी में मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। डी में मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन होता है? 10 होता है। एफ में मैक्सिमम कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। और सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले तुम्हारा क्या आता है? सेल, फिर क्या आएगा? सबसेल, फिर क्या आएगा? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब यहां से 2n² से तो हम निकाल लिए ना, k बराबर 1, n बराबर 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 तो l होगा 8 इलेक्ट्रॉन, निकाल लिए। अब उस अनुसार से चलते हैं। एस पी डी एफ, एस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे केवल होगा एस होगा। ठीक है। पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे केवल पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन ना, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एस और पी दोनों होगा। इस तरह से सो ऑन। अब एनर्जी, अब हाँ ये बात है। अब थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एक लाइन केवल याद रखना है, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहेगा, वो सबसे कम एनर्जी उसके पास होगा। जिस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा। मतलब कि अगर हम यहां से इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, यहां से इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज करेगा। इस एरो का मतलब समझते हो ना? एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। बोलेगा क्वेश्चन कि हमारे पास किसी भी एटम में 4 गो सेल है, 4 गो क्या है? सेल है। ठीक है ना। तो बोलेगा इनमें से सबसे कम एनर्जी कौन सी सेल की होगी? फर्स्ट वाले की होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किस सेल की होगी? फोर्थ की होगी। ठीक है ना। इसके पास सबसे कम एनर्जी, सबसे कम ऊर्जा। एनर्जी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्लियर है ना बात को? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का क्लास अगले लेक्चर में करेंगे।